Hello students, we are seeing class 8 science chapter number 2. What is it? Microorganisms. Friends and foe. Okay, in this topic we have discussed टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स. माइक्रोब्स मीन्स वॉट, ये हमने डिस्कस किया है. उसके बाद में उसके टाइप्स हमने देखे हैं. हाउ मच टाइप्स वेर देयर वेर 5 टाइप्स. नंबर 1 बैक्टीरिया, नंबर 2 प्रोटोजोआ, नंबर 3 वॉट, नंबर 3 वॉज algae, नंबर 4 फंगस एंड नंबर 5 वॉज वायरस. ओके, ये हमने इससे पहले पढ़ा है. इसमें बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे हैं, है ना. उसके बाद में प्रोटोजोआ के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे हैं और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं अलगी की, है ना. तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं फंगस की और किसकी, वायरसेस की. ओके, सो व्हाट आर फंगस? सी, फंगस फोर्थ ग्रुप वी कॉल इट एज फंगस. Its plural is called as fungi. Its plural is called as fungi. Therefore, many of the times you will call it as a fungi. Okay. So, what are they? Number 1, they are plant-like organisms. They are plant-like organisms except what? Chlorophyll. Means the structure of fungus is similar to plant. Structure of fungus is similar to plant, but they do not have chlorophyll. It means that they cannot perform photosynthesis. It means that they do not have autotrophic mode of nutrition. Okay. Second, they have cell wall. Fungus have cell wall. The cell of fungus have cell wall, and it is made up of sugar called chitin. आपको अगर अलगी याद है तो अलगी की सेल वॉल जो है वो कैसे बनी हुई होती है? इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. द सेल वॉल ऑफ अलगी इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. द सेल वॉल ऑफ fungus is made up of chitin. The cell wall of fungus is made up of what? It is made up of chitin. Number 3, और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इसकी है? They are unicellular और मल्टीसेलुलर. मतलब आपको अलगी यूनिसेलुलर में भी पाई जाती है और मल्टीसेलुलर में भी अलगी क्या होती है आपको देखने को मिलती है. ओके, एंड as they do not have chlorophyll, it means what? They do not prepare their own food. It means what? They are heterotrophic. They are heterotrophic. Heterotrophic may be they live on dead and decaying material. They live on dead and decaying material, so they have dead और decaying पे जो जिंदा रहते, they have saprotrophic mode of nutrition. What? They have saprotrophic mode of nutrition. Their mode of nutrition is what? Saprotrophic mode of nutrition. Okay, अभी एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इनके. What are examples of fungus? एग्जाम्पल यूनिसेलुलर में आता है. यूनिसेलुलर में कौन आता है? ईस्ट. ओके, और कुछ मल्टीसेलुलर भी है. मल्टीसेलुलर में कौन आता है? मल्टीसेलुलर में आता है पेनिसिलियम और एस्परगिलस. Okay, these are multicellular examples of fungi. Okay, now we will move to the next topic, that is virus. Fifth part of microbes are viruses. What are viruses?
Number 1, they are smallest microorganisms, smallest type of microbes. माइक्रोब्स में सबसे ज़्यादा छोटे जो होते हैं वो होते हैं वायरसेस. ओके, दे, अभी ये सेकेंड पॉइंट जो है इसका इम्पोर्टेंट है. दे डू नॉट हैव सेल्यूलर स्ट्रक्चर. अब ये इंपॉर्टेंट है. हाँ, दे डू नॉट हैव सेल्यूलर स्ट्रक्चर. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, आपको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पता है वो सब में सिर्फ वायरसेस ऐसे हैं जिनकी बॉडी सेल से नहीं बनी हुई होती. दे ओनली हैव ए प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड क्रोमैटिन. ओके, सिर्फ प्रोटीन और क्रोमैटिन से इनकी बॉडी बनी होती है. सो दे कैनॉट सर्वाइव इंडिविजुअली. वायरसेस इंडिविजुअली सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. वो उनको जिंदा रहने के लिए किसी न किसी सेल के अंदर ही रहना पड़ता है, क्योंकि बाहर एयर में, अभी जैसे एक बड़ा सा जाना पहचाना वायरस एयर में है, नाम है उसका कोरोना. और कोरोना के आपने देखा होगा कि एटमॉस्फेयर में ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता. किसी के बॉडी में एंटर हो जाए तो 14 डेज तक के जिंदा रहता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में 6-7 घंटे ही जिंदा रह सकता है ना. ये जो वायरसेस होते हैं, ये वायरसेस को खुद की बॉडी नहीं होती है. दे डू नॉट हैव देयर ओन बॉडी. ओके, सो दे कैनॉट सर्वाइव इंडिविजुअली. दे हैव टू लिव. They have to live inside some host body. Host body, we will say cell. कोई ना कोई host cell इसको चाहिए होती है, जिसके वजह से वो क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है. To survive without any other cells help, they cannot survive. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, in atmosphere they are inactive. In atmosphere they are what? Inactive. Inactive means what? वो जैसे कि डेड है, ऐसे मरे रहते हैं. जब उसे किसी होस्ट का सहारा मिलता है, जब वो किसी होस्ट के अंदर एंटर होता है, then only when it enters a host body, then only it become active. Then only it become active and can perform एक्टिविटीज. अपनी जितनी भी एक्टिविटीज है वो सारी की सारी एक्टिविटीज ये क्या कर सकता है, जब किसी दूसरे के बॉडी में एंटर होगा तो भी ये फुलफिल कर सकता है. ओके, सी द नेक्स्ट पॉइंट. पॉइंट नंबर 4. व्हाट इज इट? पॉइंट नंबर 4, वायरसेस जो है वो जब तक के एटमॉस्फेयर में है तब तक वो डेड है, और जब वो किसी सेल के अंदर एंटर होते हैं तभी वो क्या बनते हैं, एक्टिव बनते हैं. बराबर है ना. सो वायरसेस आर कंसिडर्ड एज ए लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बॉडी. लिविंग एंड नॉन लिविंग बॉडी के बीच की लिंक आप कंसिडर कर सकते हो. किसको? वायरसेस को. वायरसेस कैसे है? वायरसेस आर नाइदर लिविंग नॉर डेड कंप्लीटली व्हेन दे आर इन एटमॉस्फेयर. सो कई बार वायरसेस को क्या कंसिडर किया जाता है, ए लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, और ये आसानी से मरते भी नहीं हैं. क्यों? क्योंकि वायरसेस जो है वो जब सराउंडिंग में रहते तो उनको खाने को पीने को कुछ लगता भी नहीं है ना. लेकिन उसकी जो ग्रोथ है वो कब होगी? ग्रोथ तभी होगी जब वो किसी होस्ट के बॉडी में क्या होगा, एंटर होगा. ओके, दीज आर थिंग्स रिलेटेड टू वायरसेस. एग्जाम्पल ऑफ वायरस. और एक इम्पॉर्टेंट बात सुनो कि इसको जिंदा रहने के लिए किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है, मतलब दे आर हार्मफुल. They are harmful. Okay, so next examples.
एग्जाम्पल्स क्या है इसके? इन्फ्लुएंजा वायरस, कॉमन कोल्ड वायरस. Okay, we can also add coronavirus in it. एड्स वायरस, इसको एक स्पेशल नाम है, इट इज कॉल्ड एज HIV वायरस. ओके, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. ठीक है, सो दीज आर वायरसेस. ओके, सो वी हैव स्टडीड ऑल 5 कैटेगरीज ऑफ microbes. Now we are going to consider their effect on human body. Okay, so we will write the heading microbes and us. microbes और हम. तो ये जो microbes है ये क्या है? They are some microbes are useful to us and some microbes are harmful to us. Okay, so we will divide this topic into 2 categories: harmful microbes and useful microbes. Okay, some microbes are useful to us and some are harmful to us. Okay, we will discuss both of them. हम क्या करेंगे? इन दोनों को डिस्कस करेंगे. नंबर 1 इज यूजफुल माइक्रोब्स. ओके, यूजफुल माइक्रोब्स. सो माइक्रोब्स के हमारे लिए क्या क्या यूजेस है बता सकते हो आप लोग? हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे. नंबर 1, माइक्रोब्स आर यूज्ड in making of curd from milk. आप मिल्क से कर्ड बनाते हो ना, तो ये प्रोसेस में भी माइक्रोब्स का क्या है? माइक्रोब्स इस प्रोसेस में क्या है? इन्वॉल्व होते हैं. कैसे इन्वॉल्व होते हैं? देखो, मिल्क जो है आपका, मिल्क के अंदर लैक्टोबैसिलस नाम के माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं. मिल्क के अंदर कौन से माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं? लैक्टोबैसिलस. ये लैक्टोबैसिलस माइक्रोब्स क्या करते हैं? दिस माइक्रोब्स जो मिल्क के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं मिल्क के, उसके अंदर लैक्टोज नाम की शुगर होती है, लैक्टोज शुगर. लैक्टोबैसिलस क्या करते हैं? लैक्टोज शुगर का यूज करके इससे मतलब उनकी जो बॉडी एक्टिविटीज है उनमें इसको फूड के जैसे वो इस्तेमाल करते हैं और उसका कन्वर्शन करते हैं लैक्टिक एसिड में. ओके, लैक्टोज का कन्वर्शन किस में होता है? लैक्टिक एसिड में होता है. और ये लैक्टिक एसिड के वजह से मिल्क जो है आपका, वो मिल्क क्या होता है? मिल्क कन्वर्ट होता है आपके कर्ड में. ओके, तो ये जो प्रोसेस है, विदाउट लैक्टोबैसिलस दिस प्रोसेस कैन नॉट हैपन. Without lactobacillus this process cannot happen. That is why lactobacillus are useful to us. Okay, second जो यूज है इसका, that is making of bread. Okay, ये मेकिंग ऑफ ब्रेड में क्या किया जाता है? आपका जो फ्लोर है, व्हीट फ्लोर फॉर एग्जांपल वी कंसिडर करते हैं. व्हीट फ्लोर में इसका जब डब बनाते हैं, आटा जब गूंथते हैं उसमें वाटर ऐड करके उसका जो डब बनाते हैं, उसमें ईस्ट इज एडेड इनटू इट. ओके, और ये ईस्ट क्या करता है? ईस्ट ये परफॉर्म, हम पिछले साल सीखे थे, इट परफॉर्म अनएरोबिक रेस्पिरेशन. ओके, it perform anaerobic respiration in which the glucose which is present in wheat flour, it is converted into what? It is converted into alcohol and carbon dioxide and energy is produced in this process. है ना, एनर्जी तो ईस्ट क्या करते हैं? अपनी जो लाइफ प्रोसेस है उसके लिए यूज करते हैं. अल्कोहल आपके मिक्सचर में मिक्स होता है जिसकी वजह से वो जो बैटर है उसको अच्छी स्मेल आती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर क्या होता है? प्रोड्यूस होता है. ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब आप यूज करोगे
ठीक है ना। तो मतलब जब आप उसको केक को ब्रेड को बेक करते हो तो बेक करने के बाद में क्या होता है, केक को बेक करने के बाद में ये जो है उसके अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो क्या होता है, एयर में रिलीज होता है, और आपका जो ब्रेड है, ये ब्रेड कैसे बनता है, योर ब्रेड बिकम स्पंजी। आपका ब्रेड कैसे बनता है, इसके वजह से स्पंजी बनता है। ओके, थर्ड इज commercial use of microbes। ओके, माइक्रोब्स के कमर्शियल यूजेस कौन से हैं, मतलब व्हाट आर दी इंडस्ट्रियल यूजेस ऑफ माइक्रोब्स। ओके, सो माइक्रोब्स आर used in making, in producing। एक बात मैं बताना भूल गई, ये जो ब्रेड में यीस्ट की प्रोसेस होती है ना, यीस्ट की प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बनने की प्रोसेस, इसको अनेरोबिक रेस्पिरेशन हम बोलते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। ओके, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। तो ये जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है ना, ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस, अनएरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस करने वाले जो माइक्रोब्स है, दिस माइक्रोब्स आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग अल्कोहल, okay, it is used in producing wine, it is used in producing acetic acid। okay, it is also, microbes are used in preparation of drugs। आपको ड्रग्स बनाने हैं, ड्रग्स मीन्स मेडिसिन बनाने हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने हैं, तो ये चीजें बनाने के लिए भी आप क्या इस्तेमाल करते हो, माइक्रोब्स का यूज करते हो। ओके, कई सारे, एक इम्पॉर्टेंट यूज इसका है कि वैक्सीनेशन। आपको अगर वैक्सीन्स बनाने हैं तो वैक्सीन्स बनाने के लिए भी आप माइक्रोब्स का यूज करते हो। हम जानते हैं कि माइक्रोब्स क्या करते हैं, माइक्रोब्स जो है वो क्या बोलते हैं हम, माइक्रोब्स जो है, फॉर एग्जांपल वायरसेस जो है, ये वायरसेस क्या है, जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो दे आर हार्मफुल, है ना। लेकिन अगर एक चीज है जिसे हम बोलते हैं हमारी इम्यून सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम क्या होती है कि जब भी कोई वायरस या कोई भी माइक्रोब जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो बॉडी क्या करती है, खुद उसको फाइट करने की कोशिश करते हैं। तो बॉडी के अंदर व्हेनेवर ए वायरस एंटर्स अवर बॉडी, द इम्यून सिस्टम प्रिपेयर एंटीजन फॉर इट। ओके, जो एंटी वायरस को किल करने वाला जो एजेंट है, एंटी एजेंट, ओके, तो ये किल करती है किल करते हैं, वायरसेस को किल करने की कोशिश करते हैं हमारी इम्यून सिस्टम। तो ये प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या करते हैं, मतलब दिस इज किलिंग एजेंट, वी विल कॉल इट। हाँ, तो वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है, वीक और डेड microbes are injected through injection or oral vaccines are also there, so they are injected in our body। the immune system try to identify these। अभी ये जो वीक या डेड माइक्रोब्स है, ये हमारी बॉडी को हार्म नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी वीक है, तो ये खुद को रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। तो हमारी बॉडी क्या करती है कि ये जो वीक माइक्रोब्स है, मतलब बॉडी को समय मिलता है उसको आइडेंटिफाई करने का और किस मेथड से उसको किल कर सकते हैं, वो मेथड ढूंढ के निकालना, ये हमारी बॉडी क्या करती है, कर सकती है। और एक बार इन्होंने इन माइक्रोब्स को मार दिया तो वो जो है हमारी मेमोरी में, हमारी बॉडी के, हमारी सेल की जो मेमोरी है, वो मेमोरी में वो मेथड क्या होती है, स्टोर रह जाती है। उसके बाद में दोबारा कभी भी उस माइक्रोब ने हमारी बॉडी पे हमला किया तो हम क्या करते हैं, हम उसको फाइट कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है इसे हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। द मेथड इज कॉल्ड एज
vaccination. Okay, it is related to what? It is related to our immune system. So this is one of the benefit of microorganisms, and it is also a commercial use of microorganisms. Okay, इसके बाद में मतलब first use, it is used for preparing alcohol, wine, acetic acid. It is used in preparation of drugs, medicine, antibiotics. It is used in preparation of what? वैक्सीन्स. ओके, यहाँ पे ड्रग्स बनाने में एक और सब्सटेंस ऐड किया जाता है जिसे हम बोलते हैं मतलब ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स अगर आपको बनाना है तो पेनिसिलियम नाम का जो फंगस है, ये भी यहाँ पे मतलब एग्जांपल के लिए ध्यान में रखो कि पेनिसिलियम का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता है. इसका इस्तेमाल किया जाता है एंटीबायोटिक्स तैयार करने के लिए. एंटीबायोटिक्स मेडिसिन बनाने के लिए पेनिसिलियम का इस्तेमाल किया जाता है. ओके, अभी हम देखेंगे कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स मतलब क्या? एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन्स यूज्ड टू किल और टू ट्रीट मेनी डिसीजेस caused by बैक्टीरिया. जो बैक्टीरिया से रिलेटेड या फंगल डिसीज है ना, ये डिसीजेस को किल करने के लिए हम जो मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं, दे आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स स्पेशली बैक्टीरियल डिसीजेस के लिए यूज किए जाते हैं. बैक्टीरिया से होने वाले जो डिसीजेस है उनके लिए एंटीबायोटिक्स क्या है? बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये क्या करती है, ये दवाई क्या करती है? दिस मेडिसिन, जब आप इसको मेडिसिन को लेते हो तो दिस मेडिसिन डिस्ट्रॉय द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया. इसकी ये क्या है, कैपेबिलिटी क्या है कि ये मेडिसिन क्या करता है? सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करता है. और बैक्टीरिया की सेल, अगर आपने सेल वॉल डिस्ट्रॉय किया तो वो जिंदा रह सकती है क्या? नहीं रह सकती. अभी जिन जिन सारे के सारे बैक्टीरिया कैटेगरी के आपने अगर कंसिडर किए माइक्रोब्स, तो वो सारों में सेल वॉल कंपलसरी है. और इसका बेनिफिट ये है कि ये हमारे बॉडी के सेल में नहीं होता है. ह्यूमन सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है क्या? ह्यूमन सेल में सेल वॉल नहीं होती. ह्यूमन सेल डू नॉट कंटेन सेल वॉल, है ना. तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो एंटीबायोटिक की दवाई है ये हमारी बॉडी के सेल को हार्म करेगी क्या? नहीं, इट विल नॉट हार्म अवर बॉडी सेल. इट विल ओनली अफेक्ट द सेल ऑफ बैक्टीरिया. सिर्फ बैक्टीरिया के सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करेंगे, हमारी बॉडी के सेल्स को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसीलिए ये एंटीबायोटिक्स जो है, अभी बैक्टीरिया से होने वाली कई अलग अलग तरह की डिसीजेस हैं, हमने देखी है ना. तो ये जो है एंटीबायोटिक्स, ये एक ही एंटीबायोटिक मल्टीपल बैक्टीरिया को किल करने के लिए आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो. मल्टीपल बैक्टीरिया को भी और मल्टीपल फंगस को भी. क्यों? क्योंकि उनका फंक्शन क्या है? टू डिस्ट्रॉय सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड वी कैन से फंगस. मतलब क्या? मतलब आपको एक ही दवाई, कई बार ऐसे होता है ना कि अरे ये दवाई तो हमें इस डिसीज के लिए भी दी जाती है और इसके लिए भी दी जाती है. मल्टीपल डिसीजेस के लिए आपको सेम दवाई क्यों चलती है? क्योंकि उनका जो फंक्शनिंग है, वर्किंग है, वो कैसे होता है? सेम होता है. ठीक है. लेकिन एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया और फंगस के लिए यूजफुल है, लेकिन ये आप नहीं यूज कर सकते हो वायरसेस के लिए. एंटीबायोटिक्स have no effect on viruses. वायरसेस के ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? द रीजन इज सेम. वाई? बिकॉज वायरसेस जो हमारी सेल्स इसके वजह से डैमेज क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे सेल में सेल वॉल नहीं है. वायरसेस के पास तो सेल स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो फिर क्या सेल वॉल डिस्ट्रॉय होंगी उसकी, है ना. सो दैट इज वाई वायरसेस जो है एंटीबायोटिक से हम क्योर नहीं कर सकते. ओके. नेक्स्ट जो यूज है माइक्रोब्स का वो है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. सॉइल की फर्टिलिटी जो है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करना, दैट इज अनदर यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. एक एग्जांपल के लिए हमने कंसिडर किया था कि जो लेग्यूमिनस प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट्स, फॉर एग्जांपल पीनट, इनके रूट्स के नोड्यूल में जो रूट्स होते हैं इनके,
रूट्स के ऊपर छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं और ये नोड्यूल्स के अंदर रहते हैं राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया जो है। ये क्या रहते हैं, इसके नोड्यूल्स में रहते हैं। अभी राइजोबियम का फंक्शन क्या है, नाइट्रोजन राइजोबियम ये जो है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? ये क्या करता है, एयर में से नाइट्रोजन एब्सॉर्ब करता है और उसको नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है, जो सॉइल में वाटर में सॉइल के अंदर के वाटर में इजीली डिसॉल्व होके हमें क्या कर सकता है, जमीन के अंदर की जो नाइट्रोजन की लेवल है वो इंक्रीज करने में हेल्प करता है, जो काम के लिए हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं ना। इन द सेम मैनर राइजोबियम क्या करता है, जमीन की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है ना। सो दैट इज अनदर बेनिफिट ऑफ माइक्रोब्स, इट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ओके, और लास्ट एंड very much important use of microbe is cleaning of environment. माइक्रोब्स जो है, माइक्रोब्स क्या करते हैं, माइक्रोब्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर। Microbes decompose dead organic matter and convert into simple nutrients which are returned back to the nature. Nutrients का कन्वर्शन करके वो सारे न्यूट्रिएंट्स फिर से हम क्या करते हैं, हम हमारी पूरी लाइफ में एटमॉस्फेयर से कई तरह के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। जब हम मर जाते हैं तो माइक्रोब्स हमारी बॉडी का डिकम्पोजिशन करके वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे के सारे क्या करती हैं, नेचर को, एटमॉस्फेयर को, सॉइल को रिटर्न करती हैं। इसके दो बेनिफिट है, इसके वजह से न्यूट्रिएंट की जो साइकिल है इज मेंटेन्ड, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स यूज होंगे, वो कंज्यूम होंगे तो खत्म हो जाएंगे ना अर्थ के ऊपर के सारे न्यूट्रिएंट्स, तो ये वापस नेचर को रिटर्न करने का काम कौन करता है, माइक्रोब्स करता है। और सेकंड, दे क्लीन द एनवायरनमेंट, दे क्लीन द एनवायरनमेंट। इमेजिन करो अगर ये डिकम्पोज नहीं करते तो क्या होता, कितनी सारी डेड बॉडीज अर्थ के ऊपर वैसी की वैसी पड़ी रहती मरने के बाद में। सो दे आर कॉल्ड क्लींजिंग एजेंट ऑफ नेचर। ओके, सो दैट इज enough for today. We have seen microbes and useful microbes. Okay, harmful microbes we will see in our next video.